व्यू 360 में साल 2018 में अमेरिका फर्स्ट पर मबनी अमेरिकी खारजा पॉलिसी का जायजा। चीन के इस्लाही कैंपों में कैद खवातीन के परेशान पाकिस्तानी शरीक हयात और वाशिंगटन का बुक स्टोर जो सियाहों और मुसन्निफीन के साथ साथ सियासतदानों के लिए भी पुरकशिश। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में खुशामदीद। प्रोग्राम व्यू 360 के साथ मैं हूं साकिबुल इस्लाम। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए अमेरिका और तालिबान के नुमाइंदों के दरमियान मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर अबूधाबी में 3 रोज़ा मुज़ाकरात का दूसरा रोज आज जारी है। अफगान तालिबान की जानिब से शाया किए गए एक बयान के मुताबिक अब तक होने वाली बातचीत में अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला और अफगानिस्तान की तामीर नौ पर गौर हुआ है। खबर रसां इदारे रॉयटर्स ने तालिबान ज़राए के हवाले से खबर दी है कि तालिबान की जानिब से अफगान अबूरी हुकूमत में उनका नुमाइंदा शामिल करने पर भी बात हुई है। पाकिस्तान और सऊदी मंदुबीन की मौजूदगी में होने वाले इन मुज़ाकरात के बारे में बात करते हुए पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान ने अबूधाबी में तालिबान और अमेरिका के माबैन मुज़ाकरात के इनेकाद में मुआवनत की है। 17 बरसों से जारी जंग के खात्मे और अफगान अमन के लिए अमेरिका की तरफ से नामजद किए गए खुसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलजाद की तालिबान लीडर से ये कम अज़ कम तीसरी मुलाकात है। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए तज्ज़ियाकारों की राय में अगर वाशिंगटन और काबुल में हुकूमत अफगानिस्तान में पार्लिमानी इंतखाबात को मौखर करते हुए तालिबान की शराकत के साथ अबूरी हुकूमत के क़याम और मुल्क से बैनुल-अक़वामी अफवाज के मुकम्मल इनखला पर इत्तफाक कर ले तो ये इन मुज़ाकरात की कामयाबी हो सकती है। अफगानिस्तान के लिए एक और परेशान कुल साल अमन की नई कोशिशें और तालिबान के साथ बातचीत की कामयाबी की उम्मीद के साथ खत्म हो रहा है। रवां साल में एक तरफ अमरीकी फ़िज़ाई हमलों में तेजी के बाइस शहरी हलाकतें ज्यादा हुई तो तालिबान के ज़ेर कब्जा इलाकों में इजाफा भी हुआ। दूसरी जानिब इसी साल अमरीका ने तालिबान और इलाके के दीगर ममालिक के साथ मुसालहत के लिए बातचीत शुरू की है। अफगानिस्तान के लिए साल 2018 कैसा रहा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। साल का आगाज तशद्दुद की बदतरीन लहर से हुआ। शहर के चोटी के होटल पर जनवरी के हमले में दर्जनों अफराद मारे गए, जिनमें 14 गैर मुल्की शामिल थे। चंद ही दिन बाद एक मसरूफ शाहराह पर तालिबान ने बारूद से भरी एम्बुलेंस से हमला किया, जिससे कम से कम 95 अफराद हलाक हुए। काबुल शहर में होने वाले इन हमलों से इस बात का अंदाजा हुआ कि पिछले साल के 10,000 से कम अमरीकी फौजियों की तादाद 14,000 तक बढ़ाने से फायदा नहीं हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक शहरी बड़ी तादाद में हलाक होते रहे, जबकि अमरीकी जर्नैलों के मुताबिक अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज इस तरह के नुकसान मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। सदर अशरफ गनी ने मुतअद्दिद बार तालिबान से अमन अमल में शामिल होने को कहा। मिली हुकूमत तालिबान होता है। हमने तालिबान को अमन की पेशकश की है जो अफगानिस्तान के मफाद और औरतों की हकूक का ज़ामिन है और अफगानिस्तान में किसी भी किस्म की दहशतगर्दी की ममानियत करता है। लेकिन अक्सरियत पसंदों ने इन ऐलानात पर कान न धरे। वो मुल्क पर काबिज ताकत से बराह रास्त बातचीत करना चाहते थे, यानी अमरीकियों से बाज़ाब्ता गुफ्तगू करना चाहते थे। 17 साल जंग में पहला वक्फा जून में आया, जब सदर अशरफ गनी ने 8 दिन के लिए गैर मशरूत जंगबंदी की पेशकश की। तालिबान ने 3 दिन की जंगबंदी कबूल की और ईद उल फितर का त्यौहार भी उन्हीं दिनों मनाया गया। इस मौके पर अस्करियत पसंद अफगान शहरियों के साथ घुल मिल गए, सेल्फियां बनाते रहे, जिससे अफगान अमन की ख्वाहिशात ने जोर पकड़ा। हमारे कायदीन ने 3 दिन के लिए जंगबंदी का ऐलान किया है। हम तमाम मसाइल के हल के लिए मुस्तकिल जंगबंदी चाहते हैं। और फिर गर्मियों के मौसम में एक बड़ी तब्दीली उस वक्त सामने आई जब अमरीका ने अपनी तवील मुद्दती पॉलिसी में तब्दीली की। सीनियर अमरीकी ओहदेदार एलिस वेल्स ने तालिबान से बिलमुशाफा मुलाकात की और फिर सदर ट्रंप ने ज़ल्मे खलीलजाद को तमाम फरीक़ैन से गुफ्तगू के लिए नामज़द किया। वो कह रहे हैं, अफगानिस्तान के लिए जो आखिरी मंजिल मैं देख रहा हूँ वो पुरअमन अफगानिस्तान है। ऐसा अफगानिस्तान जो कामयाबी की राह पर गामज़न होगा, जो अपने लिए खतरे का बाइस नहीं, जिसका मतलब तमाम अफगान बाशिंदों में इत्तफाक होगा, और ऐसा अफगानिस्तान जो कम्युनिटी के लिए खतरा नहीं होगा, खासूसी तौर पर अमरीका के लिए, जिसकी मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ। अब तक ज़ल्मे खलीलजाद ने इलाके के 3 दौरे किए हैं। तालिबान ने इन इक़दामात को सराहा है, लेकिन इसके बावजूद पुरतशद्दुद वाक़यात में कमी नहीं आई। इसके अलावा इस्लामिक स्टेट नामी ग्रुप ने भी साल भर सूबे नंगरहार और काबुल पर हमले जारी रखे। इस दौरान अफगान पार्लिमानी इंतखाबात भी मुनक़िद हुए और इस साल का इख्तिताम इस उम्मीद पर हो रहा है कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात से अगले साल नताइज सामने आएंगे। आयशा तंजीम की रिपोर्ट के साथ अमान अजहर, VOA। और अमेरिका की खारजा पॉलिसी की बात करें तो सदर ट्रंप ने साल 2018 में अपनी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को खारजा अमूर में भी अपनाया, जिसके बायस चीन से शुमाली कोरिया और ईरान से यूरोप तक अमेरिका की बदलती हुई खारजा पॉलिसी की हिद्दत महसूस की गई। इस साल अमेरिकी खारजा पॉलिसी के अहम वाक़यात का जायजा हमारी इस रिपोर्ट में।
जब इस साल मई में माइक पॉम्पियो ने रेक्स टिलरसन को बरतरफ किए जाने के बाद दफ्तर खारजा का चार्ज संभाला तो उन्होंने इदारे की खोई हुई इज्जत बहाल करने के अज़्म का इजहार किया और साथ ही सदर ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की हिकमत अमली को खारजा पॉलिसी बनाने का। इसके साथ उन्होंने अमरीका की जानिब से शदीद शुबहात का शिकार यूरोप को ये पैगाम भी दिया कि जंग अजीम दोयम के बाद कायम किया गया बैनुल अक़वामी निज़ाम यूरोप और अमरीका दोनों के लिए ही नाकाम रहा। जब मुआहदे तोड़े जाए तो खिलाफ वर्जी करने वालों की बास पुर्स के साथ मुआहदों का आया होना चाहिए या उन्हें खत्म कर देना चाहिए। अल्फाज की कोई कदर होनी चाहिए। इसी पॉलिसी के तहत सदर ट्रंप ने ईरान न्यूक्लियर मुआहदे और माहौलियाती तब्दीलियों के पेरिस मुआहदे से निकलने का ऐलान किया। सदर ने बड़े पैमाने पर आला हुकाम की तब्दीलियां और तकर्रियां भी की। चंद तज्जियाकारों का ख्याल है कि सदर ट्रंप दोबारा अपनी टीम बना रहे हैं जो कि उनके एजेंडे के हुसूल के लिए ज्यादा यकजा हो। अब 2 साल बाद वो अपने वफादारों में घिरे हैं, ऐसे लोगों में जो उनके विजन को नाफिज करने के लिए इंतहाई संजीदा हैं। सदर ट्रंप और शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन के दरमियान इस साल जून में सिंगापुर में होने वाली मुलाकातों का अभी तक कोई खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकला। इन मुलाकातों का कोई ठोस नतीजा तो सामने नहीं आया था, लेकिन इन मुज़ाकरात का होना ही एक बड़ी कामयाबी थी। शुमाली कोरिया के साथ सफारतकारी के बरक्स सदर ट्रंप के जुलाई में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ मुज़ाकरात पर काफी तनकीद हुई। कुछ हल्के इन मुलाकातों को सदर पुतिन की कामयाबी करार देते हैं, खासतौर पर 2016 के अमरीकी इलेक्शंस में मुदाखलत के इल्जामात के बाद। बिलाशुबह हेलसिंकी में होने वाली सदर ट्रंप और सदर पुतिन की मुलाकात खारजा पॉलिसी की बदतरीन मिसाल है, सिर्फ इस साल ही की नहीं बल्कि पूरे ट्रंप दौर की। चंद हफ्ते पहले इस्तांबुल के सऊदी काउंसिल खाने में वाशिंगटन पोस्ट के सहाफी जमाल खशोगी के कत्ल ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। सदर ट्रंप ने कत्ल की मजम्मत तो की, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि वो अपने अहम हलीफ सऊदी अरब का साथ न छोड़ेंगे। उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पर यह बता दिया है कि मुआशी मफादात को इस्लाही इक़दार पर फौकियत होगी। जहां तक चीन का जिक्र है तो मुबस्सिरीन का ख्याल है कि आने वाले दिनों में जनूबी चीन के समंदर और साइबर सिक्योरिटी के मसाइल चीन के साथ तजारती महाजराई में इजाफा कर सकते हैं। सैंडी सैन के साथ असदुल्लाह खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। चीन की मुस्लिम वीगर कम्युनिटी तवील अरसे से अपने साथ रवा रखे जाने वाले चीनी हुकूमत के मजहबी तासुब पर मबनी सलूक की शिकायत करती आई है और हालिया कुछ अरसे में एक और शिकायत ने जोर पकड़ा है। इसके मुताबिक वीगर मुसलमानों को गिरफ्तार करके री एजुकेशन कैंपों में भेजा जा रहा है, जिससे अब कई पाकिस्तानी शहरी भी मुतासर हो रहे हैं। आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसे पाकिस्तानियों से जिनके मुताबिक उनकी चीनी और वीगर बीवियों को इस्लाही कैंपों में कैद रखा गया है। वो क्या सोच रहे हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। चौधरी जावेद अता को अपनी बीवी को देखे 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है। खुश्क मेवाजात का कारोबार करने वाले जावेद अता चीन के मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके शिंगजियांग में अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ 14 साल से रिहाइश पजीर थे। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान लौटने पर उनकी जिंदगी ने नया रुख अख्तियार कर लिया। मेरी बीवी वहाँ के एक कैंप में 3 माह से पढ़ रही थी। वहाँ के कौंसल ऑफिस का कहना था कि ये सब मामूल का काम है, उसे तालीम दी जाएगी और कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे याद है कि मेरी बीवी ने कहा था कि तुम जैसे ही पाकिस्तान जाओगे ये लोग मुझे मुस्तकिल तौर पर कैंप ले जाएंगे और मैं कभी वापस नहीं लौटूंगी। टू द कैंप एंड आई विल नॉट बैक। चीनी वीजे की तजदीद करवाने के लिए पाकिस्तान लौटने पर चौधरी अता की न सिर्फ बीवी को कैंप भेज दिया गया बल्कि उनके बच्चों के पासपोर्ट्स को भी हुक्काम ने कब्जे में ले लिया। अब जावेद अता के ये बच्चे चीन के दूर दराज इलाके में चंद रिश्तेदारों के पास रह रहे हैं। मैं अब ज्यादा परेशान हूँ क्योंकि गुज़िश्ता 7-8 माह से मैंने अपने बच्चों को नहीं देखा और न ही उनसे बात हो सकी है। जावेद अता के मुताबिक 200 से ज्यादा पाकिस्तानियों के शरीक हयात लापता हैं, जिन्हें हुकाम तालीमी कैंप्स ले जा चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में 10 लाख से ज्यादा दीगर मुसलमानों को री एजुकेशन कैंपों में रखा गया है, जहां इन्हें ये कहकर उनकी तरबियत की जा रही है कि वो किसी नजरियाती वायरस से मुतासिर हैं। अपनी बीवी की तलाश करने वाले एक और पाकिस्तानी शोहर का कहना है कि चीन की ये जंग इस्लाम के खिलाफ है। हमारा उर्दू लिखत देखे, अरबी लिखत देखे, हमारा माल में ही अगर उर्दू लिखत है तो वो नहीं लेते, पता नहीं तो मुसलमानी खत्म करना चाहते। बात तो ये है, असल बात तो यही है। दीगर मुसलमानों को हिरासती मराकज में कैद करने के इक़दाम पर चीन को अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका और यूरोपीय ममालिक की जानिब से शदीद दबाव का सामना है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा इसे इंसानी हकूक़ की बड़ी खिलाफ वर्जी भी करार दे चुकी है।
دیگر مسلمانوں کے حوالے سے اٹھائے جانے والے سوالات پر چین ایک ہی جواب دیتا آیا ہے کہ یہ علاقے میں استحکام اور دیرپا امن کے قیام کے لیے کی جانے والی کوششیں ہیں۔ اس معاملے پر پاکستان اور مسلمان ممالک کی جانب سے تشویش کی کمی کو سیاسی اور معاشی حکمت عملی قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستان اور چین کے تعلقات کے پیش نظر اور خاص طور سے مسلم دنیا میں چین کے بیانیے کو ایک سچائی کے طور پر قبول کیا جا چکا ہے۔ پاکستانی سینٹ کی خارجہ امور کی کمیٹی کے چیئرمین مشاہد حسین کا کہنا ہے کہ چین اور پاکستان کے درینہ تعلقات کا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے داخلی معاملات پر بات نہ کی جائے۔ وردہ خلیل، اردو VOA، واشنگٹن۔ کیا پاکستان چینی حکومت کے ساتھ چین میں قید کی گئی پاکستانی شہریوں کی چینی بیویوں کا معاملہ اٹھائے گا؟ گزشتہ ماہ اس کا جواب دیتے ہوئے پاکستانی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا تھا کہ پاکستان اس معاملے پر چین کے ساتھ رابطے میں ہے اور یہ معاملہ خوش اسلوبی سے طے ہو جائے گا۔ اور پاکستان کے بارے میں مزید اہم خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آج آپ امریکی کانگریس مین بریڈ شرمن کے ایک بیان کے بارے میں رپورٹ پڑھ سکتے ہیں جس میں انہوں نے شکیل آفریدی کے بدلے عافیہ صدیقی کی رہائی کی بات کی ہے۔ اور امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں تقریباً 10,000 اساتذہ نے ایک بڑا مظاہرہ کیا ہے۔ لاس اینجلس کی یونائٹڈ اسکول ڈسٹرکٹ اور ٹیچرز یونین کے درمیان 22 مختلف نکات کو لے کر مذاکرات مہینوں سے تعطل کا شکار ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے اساتذہ کے دیرینہ مطالبات منظور نہ ہونے پر ٹیچرز یونین نے 29 سال میں پہلی بار ہڑتال کی دھمکی دے رکھی ہے۔ مظاہرے کے لیے سڑکوں پر آنے والے اساتذہ کا کہنا ہے کہ وہ ہڑتال پر نہیں جانا چاہتے، لیکن اگر ان کی ضروریات پوری نہیں ہوگی تو ایسا کرنے پر مجبور ہوں گے۔ اساتذہ کے جن مطالبات پر اختلاف رائے ہے ان میں کلاس سائز کو کم کرنا، اسکول میں نرسوں اور کاؤنسلر کی روزانہ موجودگی، چارٹرڈ اسکولوں کا احتساب، اساتذہ کو امتحانی طریقہ کار پر واضح ہدایت دیے جانے کو یقینی بنانا شامل ہے۔ ریاست اس معاملے میں ثالثی کی کوششیں کر چکی ہے جس کے کوئی نتائج نہیں نکلے۔ اساتذہ کی یونین تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ بھی کر رہی ہے جسے اسکول ڈسٹرکٹ نے جزوی طور پر قبول کرنے کی بات کی ہے، لیکن یونین اس کو ماننے سے انکار کر رہی ہے۔ اور واشنگٹن میں نسبت عام سے کتابوں کے ایک اسٹور نے امریکی دارالحکومت کے ثقافتی منظرنامے پر اپنی ایک نمایاں جگہ بنائی ہے۔ 1984 میں کھلنے والا پالیٹکس اینڈ پروز نامی یہ اسٹور آن لائن کتابوں کی خریداری کے دور میں بھی اپنے بزنس کو زندہ رکھنے اور دنیا کے چوٹی کے مصنفین میں سے کئی کو اپنی جانب راغب کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ ان شخصیات میں امریکی صدور بل کلنٹن اور براک اوباما سے لے کر JK رولنگ جیسے مصنفین کے نام شامل ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اس بک سٹور کی سیر پر۔ یہ پالیٹکس اور پروز بک سٹور اور کافی ہاؤس ہے، امریکی دارالحکومت کے مقبول ترین سٹورز میں سے ایک۔ تقریباً 35 سال قبل اپنے آغاز کے بعد سے یہ سیاحوں، ادبی مداحوں، مقبول مصنفین اور طاقتور سیاستدانوں کے لیے کشش رکھنے والا ایک ثقافتی مرکز بن چکا ہے۔ پالیٹکس اور پروز واشنگٹن DC میں واقع ثقافتی اداروں میں سے ایک ہے۔ یہ ترقی کر رہا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے کشش کا باعث ہے جو ادب اور ادبی کتابوں اور مل بیٹھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس سے ایک کمیونٹی کا ماحول بنتا ہے۔ پبلشرز یہاں اپنے مصنفین کی جانب سے بک ریڈنگ یا ان کی اپنی کتابوں کے اقتباسات کو پڑھ کر سنانے کی خاص تقریبات کے انعقاد کے لیے باقاعدہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں اور مصنفین یہاں اپنے کام کی نمائش کے خواب دیکھتے ہیں۔ یہ اسٹور بل اور ہلری کلنٹن اور براک اوباما کی میزبانی کر چکا ہے، لیکن یہاں ہیری پوٹر سیریز کی مصنفہ JK رولنگ جیسی بلاک بسٹرز کے مصنفین بھی آ چکے ہیں۔ اس رپورٹ کی عکس بندی والے روز یہاں جمی سسکن نامی مصنف نے ٹیکنالوجی کے سیاست پر اثرات کے بارے میں بات کی۔ یہ واشنگٹن DC کا ایک افسانوی بک سٹور ہے۔ جب میں کیپٹل ہل پر تربیت لے رہا تھا تو یہاں آیا کرتا تھا اور اپنی ساری محدود کمائی یہاں خرچ کر دیا کرتا تھا، لہٰذا یہاں ایک مصنف کے طور پر آنا یقیناً بہت ایکسائٹنگ ہے۔ یہاں کا اسٹاف اپنی معلومات اور مددگار ہونے کے لیے جانا جاتا ہے اور کچھ وزٹرز کے مطابق آن لائن خریداری اس جیسے بک سٹور میں خریداری کے تجربے کے آگے کچھ نہیں۔ مجھے کتابوں کی دکانوں سے عشق ہے۔ میں آن لائن کتابیں دیکھتی ہوں، لیکن جو مزہ کتاب کو ہاتھ میں پکڑ کر محسوس کرنے کا اور اس کے کچھ حصے پڑھ کر اسے خریدنے کا فیصلہ کرنے کا ہے وہ الگ ہی ہے۔ اس سٹور کو واشنگٹن پوسٹ کے سابقہ رپورٹرز بریڈلی گرام اور لیزا مسکاٹن نے 2011 میں خریدا تھا۔ ڈیجیٹل اور کاغذی کتابوں کے بیچ سخت مقابلے کے باوجود مالکان اپنے بزنس کو پھیلانے اور شہر میں 3 مزید برانچز کھولنے میں کامیاب رہے ہیں۔
coming into a bookstore is fun because you don't. हो सकता है कि आप इस जैसे बुक स्टोर में आएं और आपको अंदाजा न हो कि आपको क्या खरीदना है, लेकिन बुक शेल्फ में मौजूद मुख्तलिफ किताबों को देखते हुए हो सकता है कि आपको कोई ऐसी किताब मिले जो आपकी पसंदीदा नई किताब बन जाए। ये तजुर्बा भी एक ऐसी वजह है जिसकी बुनियाद पर इस किताबों के स्टोर को अपने दरवाजे आने वाले कई सालों तक खुले रखने की उम्मीद है। अनी चकवाते के साथ इमरान जदून, उर्दू VOA। हिम्मत, साबित कदमी और मजबूत कुव्वत इरादी हो तो इंसान बड़ी से बड़ी कमजोरी को भी शिकस्त दे सकता है। हाथों से महरूम ऐसे ही एक मजबूत शख्स हमें मिलवा रहे हैं कराची से मोहम्मद साकिब अपनी इस रिपोर्ट में। मिलिए मोहम्मद अनवर से। 30 साल कबल मोहम्मद अनवर की अपनी केमिकल फैक्ट्री थी, मगर इनके दोनों हाथ एक हादसे में जाया हो गए। कान और आंखें भी मुतासिर हुई, मगर किसी पर बोझ नहीं बने। आज ये किताबों के स्टॉल से रिस्क कमाते हैं और पढ़ने के अपने शौक की तस्कीन भी करते हैं। कब तक मेरे बच्चों को खिलाएगा, कोई कब तक सगा रिश्तेदार मुझे घर में आके हेल्प करेगा। मैं एक वाइल कफिल, वो भी मौजूद हो गया, तो मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती थी। वो मेरी घरवाली को खामोशी से दे कहते हैं, मुझे मगर ये नजर मिट पड़ती तो मेरे को अच्छा नहीं लगता था। मेरे अंदर का जमीर जो ना एकदम कहते ये क्या है, जो आदमी देने वाला है वो ले रहा है। खुद इंसारी की इस मंजिल तक अनवर तन्हा नहीं पहुंचे। मुश्किल वक्त में इनकी बीवी इनकी ढारस भी बनी और ढाल भी। बड़ी मुश्किलें उठाई। घर में तो मेरी जिम्मेदारी होती है, मुझे जब बाहर निकलते हैं ना मैं सोचती हूँ पता नहीं पानी पीना है, कुछ खाना है, कुछ करना। इनका कहना है जब मैंने शुरू से मेहनत करी है तब कितनी चंद दिन की जिंदगी है, मैं किसी के आगे हाथ क्यों फैलाऊं, मेरी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। अपनी जमा पूंजी पर, अपने बलबूते पर जिंदगी का मुश्किल सफर तय करने वाला ये जोड़ा बहुत से लोगों के लिए मिसाल बन चुका है। मैं इनकी हौसला अफजाई के लिए इधर आती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर ये भी अगर रोड पे बैठ जाते हम इनका कुछ भी नहीं कुछ बिगाड़ सकते थे, हम इनको कुछ भी नहीं कह सकते थे कि आप ये कुछ काम करें। इन्होंने अपनी मर्जी से, और अब खुद भी शायद इन दोस्त होंगे इसी वजह से इन्होंने किताबों को ही पेशा बनाया, बेचना और उनका खरीदना। मेरी बेटियां यहाँ पे एक जमाने से लेती हैं इनसे, जब उनको दायरे शौक है नॉवेल वगैरह, तो वो लेकिन उनको वो इसलिए और शॉप छोड़ के इनके पास क्यों आती है कि वो बहुत ज्यादा इंस्पायर है, और उनको ये होता है कि रोड पे कोई भी मांग रहा होता है तो वो ये कहती हैं कि वो जो है आप उनकी मिसाल देखिए, आप उनसे जाके मिलें कि वो यानी कि एक शॉपर जो है ना वो भी हमसे नहीं उठवाते। कहते हैं जब इंसान पर मुश्किल आती है तो साया भी साथ छोड़ जाता है, लेकिन हिम्मत और मस्बत सोच का सहारा लेने वाले न सिर्फ अपनी जिंदगी संवार लेते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी मिसाल बन जाते हैं। मेरा अपना तजर्बा यही है कि इंसान को हिम्मत नहीं आनी चाहिए, कोई किसी पोजीशन में आ जाए मगर हिम्मत नहीं आनी चाहिए। बीमारी है, दुख है, सदमा है, मौत है, जो हिम्मत जिसके पास है वो मैं ही समझता हूँ कि वो सुपर है। मोहम्मद साकिब, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची। तक के हर मकाम पर दो चार रह गए, तेरा पता ना पाए तो नाचार क्या करें। पेशावर से ताल्लुक रखने वाली कोहपेमा उज़्मा यूसुफ इन दिनों पाकिस्तान में मौजूद 8000 मीटर बुलंद 8 चोटियों में से किसी एक को सर करने की मनसूबाबंदी कर रही हैं, लेकिन ये उनका पहला मौका नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले उज़्मा शुमाली पाकिस्तान में वाक़ गोल्डन पीक कहलाने वाले पहाड़ स्पाटनिक को भी सर करने वाली पहली खातून बनी थी। उनके मुस्तकबिल के अज़ाम के बारे में देखते हैं पेशावर से उमर फारूक की ये रिपोर्ट। पेशावर से ताल्लुक रखने वाली उज़्मा यूसुफ इन दिनों पाकिस्तान में मौजूद 8000 मीटर की 8 चोटियों में से किसी एक को सर करने की मंसूबाबंदी कर रही है। ये उनका पहला मार्का नहीं होगा। उज़्मा शुमाली पाकिस्तान में वाक़या चोटी स्पांटिक सर करने वाली पहली खातून है। इस पहाड़ को गोल्डन पीक भी कहते हैं। 2017 में मैंने स्पांटिक को क्लाइम किया था। उसकी जो एलिवेशन है 7027 मीटर, और विद इन पाकिस्तान मैं फर्स्ट फीमेल हूँ जिसने इसको क्लाइम किया। उज़्मा यूसुफ इससे कबल अक्टूबर 2016 में मंगलिंग चोटी और फरवरी 2017 में रश पीक चोटी सर कर चुकी थी। इस तजुर्बे के बावजूद स्पांटिक को सर करना आसान नहीं था।
موسم خراب ہے اور ایسا سچویشن ہو گئی ہے کہ آپ نہیں کلائم کر سک رہے، تو آپ کو یا تو آپ ڈیسیژن لیں، آپ واپس چلے جائیں، یا پھر آپ اس کو کلائم کریں، کنٹینیو کریں. تو میرے ساتھ جتنے بھی میل کلائمبرز تھے وہ واپس ہو گئے. تو لیکن میں نے بالکل نہیں سوچا کہ وہ میل ہے یا میں فیمیل ہوں، بس اس وقت میں ایک کلائمبر تھی. تو اور یہی ٹائم تھا کہ اپنے آپ کو پروف کرنا. عظمیٰ اپنے شوہر اور 2 نوجوان بیٹوں کے ساتھ اسلام آباد میں رہتی ہیں. وہ بتاتی ہے کہ کوہ پیمائی کا ان کا شوق خاندان والوں کے لیے کچھ پریشانیاں بھی لے کر آتا ہے. جن دنوں کلائم کے جو ایکسپیڈیشن چل رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری نیوز K2 بیس کیمپ اور سارے اس ایریا سے آ رہی ہوتی ہیں، جو ڈفرینٹ فارنرز کی ہو جاتی ہیں، ڈیتھس بھی ہو جاتی ہیں اور انجریز بھی ہو جاتی ہیں. تو وہ جب نیوز ٹی وی پہ چلتی ہیں تو وہ لوگ اور بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی آپ بس دعائیں کر رہے ہیں، آپ خیریت سے واپس آ جاؤ. آج پاکستان میں پہلے سے زیادہ خواتین مہم جو کھیلوں میں شرکت کر رہی ہیں. عظمیٰ کی نظر میں اس سے نہ صرف ملک کے اندر خواتین کے بارے میں پائی جانے والی روایتی سوچ بدلنے میں مدد ملے گی، بلکہ پاکستان کے بارے میں دنیا کا تاثر بھی بہتر ہوگا. آپ دیکھیں فیمیل اگر کلائم کرتی ہے تو دنیا کے سامنے یہ میسج کیوں نہیں جاتا کہ پاکستان میں اتنے خوبصورت ماؤنٹینز ہیں اور فیمیل اس میں آ رہی ہیں، اور فیمیل کا اس میں آنا یہی ثابت کرتا ہے کہ پاکستان میں پاکستان کا کلچر بہت رچ ہے، پاکستان ایک سیف کنٹری ہے. پاکستان میں موجود 8000 میٹر کی کسی بھی چوٹی کو سر کرنے کے لیے عظمیٰ کو اسپانسرشپ کی ضرورت ہے، کیونکہ ایسی مہم پر 28,000 امریکی ڈالر کا خرچ متوقع ہے. عمر فاروق، وائس آف امریکہ، پشاور. اپنا وطن چھوڑ کر کسی نئی سرزمین پر پاؤں جمانے میں بعض اوقات عرصہ بھی جاتا ہے، لیکن بھارتی دارالحکومت دلی میں رہنے والے ایک افغان پناہ گزین کی بات کچھ الگ ہے، کیونکہ ایک انجان شہر میں نئے لوگوں سے دوستی کرنے کا ان کا طریقہ ذرا مختلف اور دلچسپ ہے. وہ طریقہ کیا ہے دیکھنے کے لیے چلتے ہیں دلی رتل جوشی کے ساتھ. 4 سال پہلے جب عبدالصمد افغانستان کے شہر جلال آباد سے پناہ گزین بن کر دلی آئے تو شہر میں بالکل اکیلے تھے. اکیلے تو وہ آج بھی ہیں، لیکن اب تنہا نہیں ہے. ہر روز نہ جانے کتنے اجنبیوں کو دوستوں میں بدل دیتی ہے ان کی شطرنج کی یہ بساط. 40 سال سے ہم چیس کھیلتا ہوں. جب ہم ادھر آئے ہم ساتھ بورڈ بھی لایا، آرام سے ہم بورڈ ادھر ساتھ رکھتا، پھر دیکھتا کون ہم کے ساتھ کھیلتا ہے. عبدالصمد دلی کے سب سے مصروف علاقوں میں سے ایک کناٹ پلیس کے ایک کونے میں روز اپنا کھیل جماتے ہیں. یہاں سے گزرنے والا شطرنج کا کوئی بھی شوقین ایک بازی کھیلنے رک ہی جاتا ہے، لیکن بہت سے لوگ تو اب خاص طور پر وقت نکال کر یہاں کھیلنے آتے ہیں. چیس کا شوق شروع سے ہی ہے، کافی ٹائم سے بیچ میں شروع کیا تھا، لیکن یہاں پہ دیکھا دن کھیلتے ہوئے تو جب سے آنا یہاں پہ شروع ہو گیا، اسٹارٹ ہو گیا. جتنا ہمارا جو فرینڈس کلب ہے قریباً 40 کے آس پاس لوگ ہیں، 40 بندے کی پلیئر ہے ہمارا. کئی لوگ یہاں پہ سب سے بہتر یہ ہوتا ہے رینکنگ بندے آتا ہے یہاں پہ. دن جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے عبدل کے ارد گرد لوگوں کا مجمع بھی بڑھتا جاتا ہے. کئی بار تو 3-4 بازیاں ایک ساتھ چلتی ہیں. دماغ بزی ہوگا، آپ بھی ادھر ہی خیالات آپ کو ادھر ہی ہوگا، پھر محسوس نہیں کرتے ہو کہ ہم کدھر ہے، کیا کرتا ہوں کدھر. بس وہ 3-4 گھنٹہ 5 گھنٹہ لگاتار جب ہم کھیلتا ہوں ادھر ہی بزی ہوتا ہوں. عبدل کے زیادہ تر گھر والے امریکہ، کینیڈا یا جرمنی میں ہیں. ان کا خرچ وہی بھیجتے ہیں. عبدل کے پاس روزگار بھلے ہی نہ ہو، لیکن اکیلے پن کو شہ اور اداسی کو مات دینے کے کھیل کے وہ استاد ہیں. رتل جوشی، وائس آف امریکہ، دلی. یہ تھا آج کا ویو 360.